मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, पाठ 6 है आपका पूस की रात। बच्चों, ये एक कहानी है जिसमें गरीबी के बारे में बताया गया है और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आइए इस कहानी के बारे में हम जानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारतीय किसान अंग्रेजों की शोषणपूर्ण नीतियों का गंभीर रूप से शिकार थे। बच्चों, आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता से पहले हमारा जो देश था वो गुलाम था किसका? अंग्रेजों का। तो यहाँ पे जो भारत के जो लोग किसान थे उनका बहुत ही वो शोषण करते थे। शोषण मतलब बच्चों, जैसे कि पूरे दिन मजदूरी करवाना, उनको कम पैसे देना, इस तरीके से बहुत सारे अत्याचार करते थे बच्चों। तो आगे देखिए, उनका अधिकांश जीवन अभाव एवं गरीबी में गुजरता था। बच्चों, उनका जो जीवन था बस हर एक चीज़ के अभाव में ही और गरीबी में ही गुजरता था। वे अपने समस्त प्रयासों के बावजूद अपने परिवार की मूलभूत सुविधाओं तक नहीं जुटा पाते थे। बच्चों, मतलब कि वो बहुत सारी मेहनत तो करते थे लेकिन फिर भी अपने परिवार की जो मुख्य ज़रूरतें हैं बच्चों, उसे भी पूरा नहीं कर पाते थे। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी भारतीय किसान की इसी तस्वीर को प्रस्तुत करती है। बच्चे, मुंशी प्रेमचंद की जो ये कहानी है वो एक भारतीय किसान की पूरी इसी तस्वीर को, यानी उसकी गरीबी को, उसके प्रयासों को यहाँ पे प्रस्तुत करती है। आइए शुरू करते हैं कहानी। हल्कू ने आकर अब स्त्री से कहा, सहना आया है। बच्चों, यहाँ पे सहना एक व्यक्ति का नाम है। लाओ, जो रुपए रखे हैं उसे दे दो। किसी तरह गला छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी उसकी पुत्री है। तो बच्चों, मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। मुन्नी हल्कू की बेटी है। बच्चों, पीछे फिर कर बोली, मतलब पीछे मुँह करके वो बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा? मतलब वो कह रही है बच्चों 3 रुपए ही हैं और कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात। माघ पूस बच्चों ठंड की रात होती है, ठीक है। माघ आपका जनवरी में आता है और पूस आपका दिसंबर में, ठीक है। पूस माघ ये हिंदी के महीने होते हैं। कि रात हार में कैसे गुजरेगी? हार मतलब बाहर एक झोपड़ी टाइप का होता है बच्चों, वहाँ कैसे गुजरेगी? उसे कह दो फसल पर रुपए दे दोगे, अभी नहीं है। हल्कू एक क्षण के लिए अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। मतलब हल्कू ने ये बात सोची, सुनी और सोचता ही रह गया खड़ा होकर। पूस सिर पर आ गया है, यानी पूस का जो महीना है वो सिर पे आ गया है। बिना कंबल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। यानी बाहर जो खेतों में एक मड़ई बोल सकते हैं आप, मड़ैया एक झोपड़ी टाइप की बनाई जाती है बच्चों रखवाली करने के लिए। उसी जगह की यहाँ पे बात बताई जा रही है कि वो वहाँ पे नहीं सो सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, लेकिन वो सहना जो व्यक्ति है वो नहीं मानेगा, घुड़कियाँ जमावेगा। घुड़कियाँ मतलब घुड़पेगा। जैसे हम कोई गलती करते हैं बच्चों तो हमारी मम्मी या पापा हमको डांटते हैं, वही होता है घुड़पना। गालियाँ देगा। बला तो सिर से टलेगी, यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम ढील लिए हुए, जो उसके मन को गलत सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया। मतलब ये सब बातें वो सोचते हुए अपनी पत्नी के पास आ गया और खुशामद करने लगा। खुशामद मतलब फुसलाना। ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखों तरेरती हुई बोली। आंखें तरेरना मतलब मम्मी आपको कभी कभी गुस्सा करती है बच्चों तो आंखें दिखाती हैं, वही होता है आंखें तरेरना, ठीक है। कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो कौन सा उपाय करेंगे? कोई खैरात देगा जो कंबल खरीद लोगे। मतलब वो कह रही है कोई खैरात तो नहीं बांटेगा जो तुम कंबल खरीदोगे। खैरात क्या होता है बच्चों? जैसे हम कोई दान पुण्य टाइप का करते हैं बच्चों, वो होता है खैरात, ठीक है। ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने में ही नहीं आती। पता नहीं कितने पैसे ले रखे हैं जो ख़त्म ही नहीं होते। इस तरीके से वो कह रही है। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? अब उसकी पत्नी कह रही है कि खेती क्यों नहीं छोड़ देते तुम? मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है।
मतलब वो इस प्रकार गुस्सा दिखाते हुए बोल रही है कि बस हम चुकाते ही रहेंगे, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजदूरी करो। ऐसी खेती से बाज आए। बाज आना मतलब दुखी हो जाना, ठीक है। मैं दुखी हो गई, मैं रुपए न दूंगी। बार बार वो कह रही है मैं रुपए नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं? मतलब उसे भी गुस्सा आ गया, कह रहा है तो क्या करूं, मैं सहना की गाली खाऊं? सहना जो इस व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। मुन्नी ने तड़प कर कहा गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? उसकी बेटी ने बोला बच्चों कि क्या उसका राज है जो वो गाली देगा? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। मतलब वो तन कर बोल रही थी और जैसे ही उसको तो पता ही है कि हमने कर्जा देना है, तो वही वो सोचकर उसकी भौहें जो है वो ढीली हो गई। हल्कू की उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की तरह उसे घूर रहा था। हल्कू भी ये बात जानता था बच्चों कि कंबल के बिना उसका गुजारा नहीं होगा, और वो ये भी जानता था कि सहना को उसे पैसे देने ही पड़ेंगे। इस दोनों परिस्थितियों से वो मतलब अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए उठाए। आले बच्चों एक अलमारी टाइप का होता है, पुराने घरों में पाया जाता है। वहाँ से उसने रुपए उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। उसकी पत्नी ने बच्चों वहाँ पर वो पैसे उठाए और हल्कू अपने पति के हाथ में रख दिए। फिर बोली तुम छोड़ दो अब से खेती। कह रही है अब से तुम खेती करना छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी। मतलब मजदूरी करोगे तो कम से कम एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं रहेगी, मतलब कोई हम पे धौंस तो नहीं जमाएगा। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, ऊपर से धौंस। मतलब वो कह रही है ऐसी भी खेती का क्या करना जिसमें मजदूरी करके लाओ और वो भी दूसरे पे डाल दो और उसके बाद दूसरे की धौंस भी सुनो। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। मतलब बच्चों गरीबी का समय दिखाया जा रहा है। उसके पास वही 3 रुपए हैं, ठंडी का महीना आ गया है और उसे कंबल लेना भी ज़रूरी है क्योंकि वो बाहर खेतों में मचाना लगा के मड़ैया डाल के रहेगा, वहाँ पे वो कैसे रहेगा। ये सारी बातें सोचते हुए जैसे लग रहा है कि वो पैसे नहीं अपना हृदय ही निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। बच्चों उसका एक एक पैर अपनी दीनता मतलब दीनहीन, मतलब अपनी गरीबी के लिए वो दबा ही जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। पूस की अंधेरी रात बच्चों, और आकाश में जो तारे थे वो भी लग रहा था कि ठिठुरे हुए हैं, यानी ठंड से वो ठिठुरे हुए हैं। हल्कू अपने खेत के किनारे ईख मतलब गन्ने के खेत के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के छतरी बच्चों, ये जो गन्ने का जो पत्ता होता है बच्चों, उससे एक मड़ैया टाइप की बनाई गई पत्तों से, ठीक है। उसमें बांस भी लगे। बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा काँप रहा था, ठीक है बच्चों। वो गाढ़े की चादर मतलब एक चादर टाइप का था जिसे उसने ओढ़ा था, लेकिन फिर भी वो काँप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी मतलब साथ रहने वाला कुत्ता जबरा, जिस कुत्ते का नाम क्या है बच्चों, जबरा, पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था, ठीक है। कू कू जैसे आपने देखा होगा कुत्तों को कि वो जब ठंड से ठिठुरते हैं तो कू कू करते रहते हैं। 2 में से एक को भी नींद ना आती, मतलब वो कुत्ता और हल्कू दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी बच्चों। तो बच्चों आगे देखिए, हल्कू ने घुटनियों को गर्दन से चिपकाते हुए कहा। घुटनियों को मतलब बच्चों जब हमें ठंड लगती है तो हम ठिठुर जाते हैं ना, घुटनों को ऐसे दबा लेते हैं, उसी प्रकार से इसने चिपकाते हुए कहा। क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? वो कुत्ते से पूछ रहा है कि तुझे भी ठंड लगती है? कहता तो था घर में पुआल पर लेटा रहे। मतलब वो कह रहा है, पुआल मतलब क्या होता है बच्चों, ये धान जानते हो, धान जो चावल की पेटी होती है बच्चों, उसका जो डंठल होता है उसको पुआल कहते हैं। पुआल पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूँ?
जानते थे मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। मतलब वो कुत्ते को डांटते हुए बोल रहा है बच्चों कि तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ, जो दौड़े दौड़े पीछे पीछे आ गया, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को, मतलब वो उसको कहते डांटते हुए बोल रहे हैं कि अब तुम रो नानी के नाम पे अपने कुत्ते जबरा को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई तथा कूं कूं करता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। मतलब उसने कुत्ते ने भी एक बार जम्हाई ली और चुप हो गया। शायद उसने ताड़ लिया था कि मेरी कूं कूं से स्वामी को नींद नहीं आ रही। स्वामी मतलब बच्चों कुत्ते का स्वामी कौन था? हल्कू, ठीक है। उसको ऐसा लगा कि मेरी कू कू से मेरे स्वामी को नींद नहीं आ रही है, ठीक है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह कमबख्त पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ़ लिए आ रही है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो पछुआ है वो भी पता नहीं कहाँ से ठंड लिए आ रही है। पछुआ मतलब बच्चों पश्चिम की पवन, पश्चिम से जो हवा आती है बच्चों उसको हम पछुआ कहते हैं, ठीक है। और जो पूरब से आती है उसको हम पुरवा, ठीक है। ये सब भोजपुरी भाषा के अंतर्गत बच्चे आते हैं। उठूं फिर एक चिलम भरूं। अब अपने आप को सोच रहे हैं उठूं चलूं एक चिलम भरूं। चिलम क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं अच्छे से, हुक्का। किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका हूँ। यह खेती का मज़ा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब एक से लोग ऐसे भी पड़े हैं जिनके पास ठंडी जा ही नहीं सकती, ऐसा वो कह रहे हैं कि अगर वो जाए तो भी उसे भागना ही पड़ेगा। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है जाड़े का गुजर भी हो जाए। मतलब कह रहे हैं कि उन लोगों के पास गद्दे, लिहाफ, कंबल बहुत सारे मोटे मोटे पड़े हैं, मजाल है जो जाड़ा वहाँ पे रुक भी सके, गुजर जाए, जाड़ा का गुजारा वहाँ भी हो जाए। तकदीर की खूबी है, मतलब सबकी सब अपनी अपनी तकदीर है। मजदूरी हम करें, मज़ा दूसरे लूटे। मतलब कह रहे हैं मजदूरी तो हम करते हैं और मज़ा कोई दूसरा पाता है। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है। मतलब कह रहे हैं कि अपने कुत्ते को बोल रहे हैं कि तू भी मतलब पिएगा चिलम, हुक्का, हाँ जरा मन बहल जाता है। अपने आप को कह रहे हैं कुत्ते से, फिर कह रहे हैं जाड़ा तो क्या जाता है। मतलब जाड़ा कहीं थोड़ी ना जाएगा चिलम पीने से, बस थोड़ा सा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। मतलब कुत्ते ने अपने स्वामी की तरफ बच्चों मुंह करके प्रेम से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले। हल्कू उसको कह रहे हैं आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा लूँगा, उसी में घुसकर बैठ, ठीक है। हल्कू जो है वो अपने कुत्ते को कह रहा है आज और तू जाड़ा सह ले। जाड़ा मतलब ठंड, ठीक है, ठंड सह ले, कल मैं तेरे लिए यहाँ पे पुआल बिछा दूँगा, तो उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा, ठीक है। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए। मतलब जबरा जो कुत्ता था उसने अपने पंजों को उठाया और उसके घुटनों पर रख दिया और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। हल्कू जो था उसको उसकी सांस क्या लगी बच्चों? गरम लगी। किसी की भी सांस बच्चों गरम ही होती है जो बाहर निकलती है। चिलम पीकर हल्कू और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो अब के सो जाऊंगा। मतलब जैसे चिलम उसने पिया तो उसको ऐसा लगा कि अब तो मैं निश्चित रूप से सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। अचानक ही बच्चों ठंड लगी बहुत तेज से और उसका हृदय जो है वो, दिल जो है वो कांपने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिचास की भांति, पिचास मतलब भूत पिचास, ठीक है, भूत पिचास की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में। तो आगे देखिए, चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था
जो इधर महीनों से उसे न मिला। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है। मतलब ऐसा बच्चों, जब ठंड लगी हल्कू को तो उसने कुत्ते को क्या किया, गोद में ले लिया, ठीक है। और कुत्ते को भी ऐसा लगा कि जैसे स्वर्ग ही यही है, ठीक। यानी वो जो है हल्कू के गोद में अपने आप को बहुत ही मतलब अच्छा समझ रहा था। उसको लग रहा था जैसे यही स्वर्ग है। और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। यानी हल्कू के मन में और उसकी आत्मा में तो कुत्ते के प्रति कोई भी घृणा थी ही नहीं, ठीक है। उसने तो हल्कू ने तो उस कुत्ते को बच्चों बड़े ही प्यार से अपनी गोद में ले लिया ठंड के मारे, ताकि मुझे कुछ गर्मी मिले। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को ही वह इतनी तत्परता से गले लगाता। मतलब अपने कोई बिल्कुल खास मित्र या अपने भाई को ही वो हल्कू अपने गले इस प्रकार लगाता जिस प्रकार उसने जबरा को गले लगाया। वह अपनी दीनता से आहत न था। उसे पता था कि मेरी को जो दशा है वो कितनी मतलब दीन है, जिसने आज इसे इस दशा में पहुंचा दिया। मतलब कि मुझे ठंड के कारण इस कुत्ते को भी गोद में लेना पड़ा, यहाँ तक मुझे पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे। बच्चों, ये एक बार आया। हमारे मन में दो प्रकार के मन होते हैं बच्चों, एक अच्छा होता है और एक बुरा होता है। उसी प्रकार उसके मन में ये बहुत सारे विचार आते रहे कि आज मैं किस दशा पर पहुंच गया कि मुझे कुत्ते को गोद में लेके अपनी ठंड मतलब ख़त्म करनी पड़ रही है। ऐसा आया। फिर उसने थोड़ी देर के लिए अपने आप को सोचा, नहीं, ये गलत बात है, वो मेरा मित्र है और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। और उसका जो उस समय जिसने सोचा कि मेरी आत्मा में, उसकी आत्मा में बच्चों, हल्कू की आत्मा में जो है वो बहुत ही मतलब एक चमक, एक प्रकार की चमक आ गई, ठीक है, जिससे उसका हृदय पूरा चमक उठा। सहसा अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। बच्चों, अचानक ही जबरा के कान में किसी जानवर की आहट पड़ी और वो अचानक से ही स्फूर्ति पैदा करके वहाँ से खड़ा हो गया, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। बच्चों, उसमें हवा की जो ठंड थी वो उसको बिल्कुल कम लगने लगी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास न आया। तो बच्चों, यहाँ से उसने उसको जब आहट लगी कि जानवर कोई आया है तो वो झट से वहाँ से उठ गया और बड़ी ही स्फूर्ति से वहाँ से उठ के बाहर निकला। उस समय उसको ठंड की जो झोंक थी वो बहुत ही कम लगने लगी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार बुलाया पर वह उसके पास नहीं आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। पूरे खेत के किनारे किनारे बच्चों को दौड़ दौड़ कर दौड़ता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। थोड़ी देर के लिए वो कुत्ता अपने स्वामी के पास आता, फिर तुरंत दौड़ जाता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। उसको पता था कि मेरे मालिक का खेत है, उसकी मुझे रखवाली करनी है। इस कर्तव्य बोध से वो अपने आप को मतलब उछल उछल कर वो बार बार भाग के चला जाता था खेत की तरफ। 1 घंटा और गुजर गया। रात में शीत को हवा से धड़काना शुरू किया। बच्चों, 1 घंटा और बीत गया तो रात में और शीत पड़ने लगी। शीत बच्चों क्या होता है? ठंड जो होती है ओस लेके आती है, उसी को शीत कहते हैं, ठीक है। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती में मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। बच्चों, ठंड से जब हमें ठंड लगती है तो हम कैसे करते हैं, उसी तरीके से उसने दोनों घुटनों को मिला लिया और सिर को उसमें छिपाकर अपने आप को बचने की कोशिश करने लगा। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। मालूम पड़ रहा था बच्चों कि सारा ही खून जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। मतलब उसकी जो धमनियाँ हैं बच्चों, उसमें रक्त नहीं बर्फ़ बह रहा है। हिम मतलब बर्फ़ बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। नीचे से वो ऊपर आकाश की तरफ देखता है। बच्चों, अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े हैं। बच्चों, ये सप्तऋषि एक तारामंडल होता है जो सुबह के टाइम 3-4 बजे के बीच में ये दिखाई देता है।
पहले के ज़माने में लोगों के पास घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी बच्चों, इसी सप्तऋषि तारामंडल से वो लोग देखते थे, तो उसके बाद उनको भोर का पता अर्थात सुबह का पता चलता था। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा, अभी पहर से ऊपर रात है, मतलब एक पहर से भी ऊपर रात अभी है। हल्कू की खेत से कोई एक गोली टप्पे पर आमों का एक बाग था, मतलब थोड़ी देर दूर पर बच्चों वहाँ पे एक आम का बगीचा था। पतझड़ शुरू हो गई थी, मतलब वहाँ पे पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियाँ बटोर लूँ और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियाँ बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है, कौन जाने कोई जानवर छिपा बैठा हो। बच्चों, जब उसने निश्चय किया कि अब चलो मैं बाग से पत्ते बिटोर लूँ और उसे जलाकर तापूं, तो फिर उसके मन में ये भी बात आने लगी कि कोई मुझे भूत ना समझ ले और क्या पता वहीं कोई जानवर छिपा बैठा हो। मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। फिर ठंड उसके ऊपर हावी हो गई बच्चों। उसने सोचा लेकिन अब तो मुझे बैठा ही नहीं रहा जा रहा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। अरहर बच्चों, अरहर की दाल जो आप खाते हैं उसका पेड़ होता है बच्चों। उसी पेड़ को उन्होंने उखाड़ लिया और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला आप जानते हैं, कंडी बोलते हैं आप लोग, उपला लिए बागीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाता देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। ठीक है बच्चों, मतलब जब उसने देखा कि मेरा स्वामी उस तरफ जा रहा है तो उसने भी पूंछ हिलाया और उसकी तरफ देखने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। कहते हैं कि जबरा चल, अब हम लोग वहीं पर पत्तियां बटोरेंगे और वहीं पर तापेंगे, ताते हो जाएंगे, ताते मतलब गर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूं करके सहमति प्रकट की, मतलब जैसे लगा कि हाँ वो भी सहमत है, और आगे आगे बगीचे की ओर चल दिया। बगीचे में घुप अंधेरा छाया हुआ था बच्चों। घुप अंधेरा क्या होता है? घनघोर अंधेरा। ठीक है, और उस अंधकार में निर्दयी पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। बच्चों, रात अंधेरी थी और जो पवन थी वो सभी पत्तियों को झड़ाते हुए चलती ही रह रही थी। वृक्षों से ओस की बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। बच्चों, पेड़ों से जो ओस है जिसे शीत कहते हैं, शीत की बूंद होती है बच्चों, वो ओस होता है, कोहरा होता है, उसमें से बूंद टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। अचानक से ही एक खुशबू आई मेहंदी के फूलों की। हल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक है जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं से एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वह उसे निचोड़ रहा था। बच्चों, आपको पता है ना कि कुत्तों को हड्डियाँ कितनी अच्छी लगती हैं। उसको बागीचे में कहीं से हड्डी मिल गई, वो उसे ही निचोड़ता रहा, मतलब उसे ही तोड़ता मरोड़ता रहा, खाता रहा। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा सी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे। तो बच्चों, वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव क्या होता है बच्चों? ठंडियों में जो हम आग जलाते हैं ना बच्चों, उसी को अलाव कहते हैं। ओके, में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा, ऐसा उसने मन में सोचा कि अब मैं पत्तियों का पहाड़ लगा रहा हूँ, अब इसको जलाऊंगा और तापूंगा और सारी ठंड को मैं ख़त्म कर दूंगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। थोड़ी देर में उसका जो अलाव था बच्चों, यानी उसकी जो आग थी वो जल गई। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी, मतलब वो बच्चे खूब सारा ढेर जमा हो गया और लौ जो है, आग की लौ जो है, लपटें जो हैं वो ऊंचे ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। खूब ऊंची ऊंची लपटें जाने लगी। और आगे देखिए, उस स्थिर प्रकाश में बागीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए। बच्चों, नीचे जब प्रकाश हो रहा था, यानी जब आग की लपटें जल रही थी, तो ऊपर लग रहा था कि जैसे ऊपर अंधकार ने अपना घर बना लिया हो, या ऊपर अंधकार बहुत सारा था। ठीक है, अंधकार की उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा
आग ताप रहा था। हल्कू जो है बच्चों वो आग के किनारे बैठकर ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली। दोहर बच्चों ओढ़ने वाली जो चादर होती है उसी को दोहर कहा जाता है, ठीक है। जब उसने तापना शुरू किया तो उसकी ठंड भाग गई, तो उसने एक क्षण में ही उसे उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे उसने ठंड को एक चैलेंज दे दिया हो कि मतलब ले अब देखो तो क्या कर सकता है। इस तरीके से उनके मन में भाव आया हो। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा कर न रख सकता था। बच्चों जब उसने ठंड अपनी कम पाई तो उसको वो मतलब अपने अंदर ही नहीं रख पाया। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही है? फिर उसने जबरा अपने कुत्ते से कहा कि अब तो नहीं लग रही ना ठंड। जबरा ने कूं करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती रहेगी। मतलब उसने भी ऐसा ही मतलब अपने एक्सप्रेशन दिया बच्चों, अपना एक अनुभव बताया कि हाँ अब क्या ठंड भी लगती ही रहेगी। पहले से उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने पूंछ हिलाई, अच्छा आओ अलाव को कूद कर पार करें। फिर वो कहते हैं हल्कू अपने कुत्ते से, चलो अब अलाव को कूद कर पार करते हैं, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा नहीं करूँगा, मतलब अगर तुम जल गए ना तो मैं तुम्हारी दवाई नहीं करूँगा। इस तरीके से वो बोलते हैं। जबरा ने आग की ओर कतर नेत्रों से देखा। जबरा ने आग की तरफ देखा। मुन्नी से कल न कह देना, और वो कह रहा है कि मुन्नी मतलब मेरी बेटी से तुम कुछ मत कह देना कल, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। यह कहता हुआ वो आग के ऊपर से मतलब निकल गया। पैरों में लपट लगी पर वह कोई बात ना थी। मतलब जब अलाव को उसने कूदा बच्चों, अलाव को पार किया तो उसके पैरों में थोड़ी सी लपट लगी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं थी। जबरा आग के चारों ओर घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। जब वो कूदा उसके बाद जबरा जो है उसका कुत्ता उसके आगे पीछे घूमकर वहीं आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो ऊपर से कूद कर आओ। फिर वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी। बच्चों किसी भी आग को जब हवा मिलती है तो उसमें चिंगारी सी उगती है ना, वही उसी को बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो हवा के झोंके पाकर जाग उठती थी, पर एक ही क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी और जैसे ही हवा कम होती थी फिर वो आग बुझी सी जाती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। मतलब हल्कू ने अपनी चादर ओढ़ ली और वहीं पर बैठकर गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, फिर पर ज्यों शीत बढ़ती थी ज्यों उसे आलस्य दबाए लेता था। बच्चों जैसे जैसे शीत बढ़ती गई मतलब राख तो ख़त्म हो गई, राख में जो आग थी वो भी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद उसको धीरे धीरे आलस्य दबाने लगा, आलस आने लगा। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में, तो आगे देखो बच्चों, आया है। मतलब उसको लगा कि जैसे खेत में कोई जानवर आया है। शायद नील गायों का झुंड था। नील गाय बच्चे, नील गाय एक गायों का एक प्रकार होते हैं, इनके 12-12 सींगें होती हैं, ठीक है। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। बच्चों ये जो नील गाय होती हैं ना, वो गांव में जो खेत होते हैं ना उसके जितनी फसलें होती हैं उसको बर्बाद कर देती हैं। जहाँ पे भी जाती हैं ये सब झुंड में जाती हैं बच्चों, और झुंड में जाते ही वो तोड़ ताड़ के खा पी के ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, आवाज़ से ऐसा मालूम हुआ कि वे खेत में चर रही हैं। मतलब उनकी आवाज़ें कैसे महसूस हुई कि जैसे वो वहाँ पे चर रही हैं, ठीक है। उनके चबाने और चर की सुनाई देने लगी। मतलब उनका चबाना और चर की आवाज़, यानी कि बच्चों जब वो खेत में गई हैं गन्ने के, तो गन्ने के खेत में गन्ने को आप तोड़ोगे तो चट से आवाज़ आएगी ना, ऐसे ही वहाँ पे आवाज़ भी आने लगी और वो खाना भी उनका पता चलने लगा कि वो चर रही हैं। उसने मन ही मन कहा, नहीं, जबरा के होते हुए जानवर खेत में नहीं आ सकता। उसके मन में ये विचार आया कि जबरा तो है ही, उसके होते हुए कोई जानवर तो खेत में आ ही नहीं सकता। नोच ही डालेगा वो। मतलब मुझे
भ्रम हो रहा है, मतलब मुझे ये भ्रम हो रहा है कि खेत में कोई जानवर चर रहा होगा, क्योंकि जबरा तो किसी जानवर को खेत में आने ही नहीं देगा। अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। बच्चों, अंत में उसे मतलब मालूम दिया कि अब मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, यानी सच में खेतों में जो है वो जानवर घुस आए हैं। लेकिन उसे अपना जगह छोड़ना जहर जैसा लग रहा था, मतलब वो ठंड से इतना मतलब परेशान था कि वो वहाँ से जाना ही नहीं चाहता था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। दंदाया, जब हमें गर्मी मिलती है बच्चों ठंडी में, तो उसे कहते हैं दंदाना, ठीक है। जैसे हम गद्दे में बैठ जाते हैं तो हम अपने आप को गर्म महसूस करते हैं, उसी को कहते हैं दंदाया, ठीक है। इन जाड़े पाले में खेत जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। मतलब इस ठंड में उसको खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना बिल्कुल असूझ, मतलब सही नहीं लगा। वह अपनी जगह से न हिला। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, लिहो लिहो लिहो। बच्चों, जैसे आप यहाँ पे जब कुत्ते को किसी के पीछे दौड़ाते हैं तो यहाँ पे भी कुछ कहा जाता है, वैसे ही उन्होंने बोला लिहो 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 गाँव की भाषा में। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। मतलब उनको फिर बोलता रहा कि जबरा भौंक रहा था, खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उस सबका सर्वनाश कर दिए डाल रहे हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक एक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। बच्चों, उसने उठ के सोचा कि चलो मैं जानवरों को देख के आता हूँ। 2-3 कदम ही चला था वो, तब तक अचानक से एक हवा का झोंका आया और उससे उसे ठंड लग गई। जैसे लगा कि कोई बिच्छू का डंक लग गया हो, और वो वहीं पे जाकर वापस उस अलाव के पास बुझी हुई राख में ही के पास बैठ के अपने आप को, अपने देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किए डालती थीं और हल्कू गरम राख के पास शांत बैठा था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ कर रखा था। बच्चों, वो कुछ कर नहीं पा रहा था, ठीक है। ये जो था उसको मतलब बिल्कुल जकड़ के रखा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और उसे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, ठीक है। उसी राख के पास ज़मीन पर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए हो, मतलब तुमने तो आकर यहाँ पे धुनी रमा ली, मतलब अपने आप को यहीं पे व्यस्त कर लिया, और उधर सारा खेत चौपट हो गया। तुम तो यहाँ पे रह गए और सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू उठा और बोला, क्या तू खेत से होकर आ रही है? हल्कू ने अपनी बेटी से कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता है? बच्चों, वो मतलब थोड़ा अपना वर्चस्व बताते हुए कह रही है, भला ऐसे कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या लाभ हुआ? मतलब तुमने यहाँ पे मड़ई डाली, तुमने यहाँ पे मतलब खेत में एक बनाया मड़ैया, इससे कोई फ़ायदा हुआ? आगे देखिए। तो बच्चों, हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। मतलब उसने अपनी बेटी से क्या किया? बहाना किया कि मैं तो मरते मरते बचा, तुझे अपनी खेती की पड़ी है और तुम्हें अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ था कि मैं ही जानता हूँ। उसने बहाना बनाया कि मेरे पेट में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और कितना दर्द हुआ वो तो मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत पर आए, देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है। रौंदा मतलब बच्चों, जानवर जहाँ पे जाते हैं ना, वहाँ पे उसको कुचल डालते हैं, वो रौंदना होता है, ठीक है। और जबरा मढ़ैया पर चित लेटा है। मतलब मढ़ैया जो मड़ैया बोलते हैं गांव में, मड़ई जो घास फूस से बनाई जाती है बच्चों, उसको उस पर लेटा है, मानो प्राण ही ना हो। जैसे लग रहा था, ऐसे चित्त पड़ा हुआ था जैसे उसके अंदर प्राण ही नहीं है, वो मर गया है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के
मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी जो थी वो बच्चों दुखी थी क्योंकि उसकी पूरे खेत जो था वो नाश हो गया था, इसके कारण फिर वो आगे क्या करती है वो, लेकिन हल्कू जो था वो बहुत ही खुश था कि रात उसकी बीत गई थी। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। बच्चों, मालगुजारी क्या होती है? भूमि कर, यानी जिसकी जो ज़मीन होती है बच्चों, पहले ना अंग्रेज किसानों के ऊपर मालगुजारी लगाते थे, ठीक है, जिसकी जितने खेत होते थे उसके अनुसार उनके ऊपर मालगुजारी लगती थी, भरनी पड़ेगी, ऐसा वो कहती है कि मजूरी करके ही उसे भरना पड़ेगा। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। वो भी बहुत खुश होकर बोल रहे हैं कि रात की ठंड में तो यहाँ पे नहीं सोना पड़ेगा मुझे, ऐसा सोचकर वो अपने आप में खुश हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो गरीबी होती है बच्चों, गरीबी में सारे ही संकट आते हैं, ठीक है। गरीबी जो है वो सभी संकटों की माँ है, यानी गरीबी में इंसान को क्या से क्या करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, कुत्ते को लेकर उसे सोना पड़ा, यहाँ झूठ बोलना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों ये पाठ आपका समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ में आया होगा। यदि नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।